हेलो बच्चों मैं आपका बीएन सर वेक्टर का चौथा लेक्चर लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इसमें हम लोग सीखेंगे स्थित सदिश के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? स्थित सदिश। पहले ये जाने कि स्थित सदिश होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, स्थित सदिश स्थित सदिश क्या होता है बेटा? सीधे कह देंगे, अगर स्थित सदिश के बारे में हमें जानना है तो कोई एक ओरिजिन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कोई एक ओरिजिन ले लेते हैं। ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु कहीं मान लेंगे, और उस मूल बिंदु के सापेक्ष जो उस कण की स्थिति होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थित सदिश बोलते हैं। समझ में आ गया? स्थित सदिश जैसे देख लो, मान लो कोई कण यहाँ पी है, मान लो एक कण यहाँ है। समझ आ रही बात ना? एक कण यहाँ है। अब कहीं भी जहाँ आपका दिल करे वहाँ पे आप क्या करो? ओरिजिन ले लो। क्या ले लो? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु। तो ये आपका ध्यान देना, ये आपका क्या हो गया? मूल बिंदु हो गया। देखना, ये आपका क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। ये आपका क्या हो गया? मूल बिंदु हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी जो स्थिति है, ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा तिरछा बना, यहाँ बना लेते हैं। समझ में आ गया? यही जो होता है ये आपका क्या कहलाता है बेटा? स्थित सदिश, यानी आर वेक्टर से उसे प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? ये हमारा क्या हो गया? मूल बिंदु। क्या हो गया? मूल बिंदु। ठीक, यानी कहने का मतलब मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति को, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्थित सदिश कहते हैं। क्लियर हो गया? मूल बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति को, अब चाहे वो गतिमान हो चाहे न हो, ठीक है, अगर वो गति कर रही है तो उस बिंदु को हम वहाँ लाके रोक लेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो मूल बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति क्या कहलाती है बेटा? स्थित सदिश कहलाती है। सबको दिमाग में आ गया? डिफिनीशन लिख लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसी में एक शब्द और जुड़ जाता है, विस्थापन सदिश। क्या? विस्थापन सदिश। ठीक है, क्या? विस्थापन सदिश। अब विस्थापन सदिश क्या होता है? ठीक, अब मान लो ये कण गति करते हुए यहां से यहां पहुंच गया, यहां से कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। ठीक है, इसकी स्थिति यहां हो गई, तो मूल बिंदु के सापेक्ष ये यहां से, ध्यान दीजिएगा, यहां से कहां चला है? यहां। तो ये जो दूरी होती है बेटा, यही दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन सदिश कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन सदिश। समझ में आया कि नहीं? यानी कण यहाँ था, यहाँ से कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। ठीक, अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे? मान लेंगे, तब ये दूरी कितना हो गया? R1 एक तरह से मान लो। क्या मान लो? R1। अब कौन सी दूरी हो गई? R2। ठीक है, ये क्या हो गया? R। क्या हो गया? R। कुछ भी मान सकते हैं, जो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ से देखेंगे, ये इधर ऐसे था, ये यहाँ ऐसे आया, फिर ये यहाँ ऐसे आया। ठीक, तो अगर इसका रिजेक्टेंट यानी आर वेक्टर हमको निकालना होगा तो आर वेक्टर कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू होता है बेटा क्या? R2 माइनस R1। क्या होता है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। लेकिन होता कैसे है? तो इसके लिए मुझे सदिश के योग नियम को जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? सदिश के योग नियम को, जिसके लिए थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे सदिश के योग नियम का अगले लेक्चर के लिए। ठीक है, और मैं बहुत बेहतरीन तरीके से सदिश का योग नियम आपको बताऊंगा। यहाँ आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ बेटा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, ये हो जाएगा, यहाँ इसका शीर्ष और इसका पुच्छ मिला है, तो ये क्या होता है? ये R1 और प्लस R। ठीक है ना, क्योंकि दो सदिशों को जब जोड़ना होता है तो ऐसे सदिश ए खींच लेते हैं, फिर सदिश बी ऐसे खींच लेते हैं, और ये इनका रिजेक्टेंट क्या हो जाता है? आर। ए और ये बी। थोड़ा सा समझा रहा हूँ केवल। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग R बराबर ए प्लस बी। इसको बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखेंगे।
ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका शीर्ष जो है इसके पुच्छ से मिला हुआ है, इसका शीर्ष इसके पुच्छ से, इसका शीर्ष इसके पुच्छ से, और ये इसका देखो, इसका पुच्छ, इसका पुच्छ, इसका शीर्ष, इसका, तो इसका रिजल्टेंट कौन बन रहा है? R2 बन रहा है, नहीं बन रहा है? तो यहाँ लिख सकते हैं R2 बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा? R1 प्लस R, ऐसा लिख सकते थे। तो R हमको चाहिए तो इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1 बराबर क्या? R वेक्टर। तो अगर हमको विस्थापन सदिश निकालना हो, क्या निकालना हो? विस्थापन सदिश निकालना हो तो हम ऐसे निकाल लेंगे, R2 माइनस R1। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? यानी अगर मुझे विस्थापन सदिश निकालना है तो हम निकाल लेंगे ना। तो अभी हमने क्या जाना? दो चीज़ जाना। पहली चीज़ स्थिर सदिश। तो स्थिर सदिश क्या होता है? मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्थिर सदिश कहते हैं। ठीक। अब वही कण, यहाँ ये क्या था? ये स्थिर सदिश को बता रहा था तब R1, ठीक है। अब ये बिंदु P से कहाँ चला गया? मान लो Q तक चला गया। कहाँ तक चला गया? Q तक। ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। तो जब P से Q तक चला गया तो यही जो PQ वेक्टर आएगा, PQ वेक्टर हमारा क्या होगा? विस्थापन सदिश होगा। PQ वेक्टर हमारा क्या होगा? विस्थापन सदिश होगा। सबको क्लियर है? तो PQ वेक्टर निकालेंगे कैसे? सदिश के योग नियम से। कैसे निकालेंगे? सदिश के योग नियम से। मैंने डायरेक्ट तुम्हें बता दिया R बराबर क्या आएगा? R2 माइनस R1। लेकिन आएगा कैसे? हमने क्या बताया? यहाँ पे लगाएंगे क्या? R1 प्लस R बराबर किसके? R2 के। R1 प्लस R बराबर, कई नियम से बताऊंगा बेटा, चिंता मत करना, हबड़ाना मत एकदम से। मैं कहा हूं जीरो से शिखर तक ले जाऊंगा तुम्हें, तो जीरो से शिखर तक लेके चलूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, इंतजार करिएगा। तो यहाँ क्या होगा? R2 बराबर कितना होगा? R1 प्लस R के, मुझे मान किसका चाहिए? R का। तो R बराबर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी R2 माइनस R1। R क्या हमारा? विस्थापन सदिश। क्या बेटा? तो हमें विस्थापन सदिश निकालना हो तो अब निकालेंगे, कोई भी बच्चा निकाल लेगा। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ूं बेटा, ठीक है। आगे की क्लास में हम लोग थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? डायरेक्शन के बारे में, दिशा के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे किसी कण की स्थिति को हम लोग बता सकते हैं। समझ में आ रही बात? किसी कण की स्थिति को बताना है तो उसकी स्थिति हम कैसे बता सकते हैं बेटा? आइए उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान देंगे, आप सभी लोगों को पता है मैपिंग, मैं नहीं जानता, आपको पता है, ठीक है ना। जैसे अगर ये आपके सामने एक मैप प्रस्तुत कर दिया गया, एक मैप क्या किया गया? प्रस्तुत कर दिया गया, ठीक है ना। तो आप ये बताओ इस मैप में कौन पूरब है, कौन पश्चिम है, कौन उत्तर है, कौन दक्षिण है? आपको पता है क्या? कौन पूरब है, कौन पश्चिम, कौन उत्तर, कौन दक्षिण? देखिए बच्चों, हम लोग जानेंगे सीधे। हिमालय ऊंचा होता है, सर उठाते हैं, और हिमालय किधर है? उत्तर की ओर। तो जो ऊपर उठे वो कौन है? उत्तर है। ऊपर 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 उत्तर, मेरे हिसाब से। समझ में आ रही बात ना? एक आसान सा तरीका, ऊपर उत्तर, ऊपर ऊपर। तो ऊपर तय हो गया, क्या होगा? उत्तर होगा। यानी इधर कौन सी दिशा होगी? उत्तर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ। क्या बोलते हैं? नॉर्थ। समझ में आ रही बात? तो उत्तर का सीधे उल्टा कौन होता है? दक्षिण। उत्तर का सीधे उल्टा कौन होता है? दक्षिण। आप सभी को पता है। तो उत्तर का सीधे उल्टा यही आएगा, तो सीधे उल्टा ये कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण। ये कभी मत सोचिएगा ये पूरब है ये पश्चिम है। समझ आ रही बात? ये कौन सी दिशा होती है? उत्तर। और ये कौन सी होती है? दक्षिण, ठीक है। अभी किसी पिंड की स्थिति को हमको बताना है, कैसे बताएंगे उसी की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? अब हमारा दाहिना हाथ सबसे मजबूत होता है। दाहिना हाथ क्या होता है? मजबूत होता है। तो जिधर दाहिना हाथ हो, ये मान के चलो वो कौन सी दिशा है? सबसे मजबूत दिशा, सबसे अच्छी दिशा। हमारे वहाँ जहाँ कोई दोष नहीं होता है उस दिशा का नाम पूरब दिशा होता है ना। हम अपना सारा कार्य पूरब दिशा में कर लेते हैं, तो वहाँ कोई दोष नहीं लगता है। तो ये मेरी कौन सी दिशा हो गई बेटा? पूर्व दिशा हो गई। और पूर्व का ठीक अपोजिट कौन होता है? पश्चिम। तो ये हमारी कौन सी दिशा हो गई? पश्चिम। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तो आप पहचान लोगे। सारे बच्चे पहचान लोगे ना?
ठीक। अब सपोज करो कि एक ऐसे सदिश है यहाँ 45 डिग्री पे, कितनी डिग्री पे? 45 डिग्री पे। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? अगर इसकी स्थिति को बताना हो हमको तो हम कैसे बताएंगे? मान लो एक सदिश हमारा है, ये कितने अंश के कोण पे है? 45 अंश के कोण पे है। अब इसकी स्थिति मुझे बतानी है, मैं कैसे बताऊंगा, कैसे पढ़ूंगा, इसको कैसे डिनोट कर पाऊंगा कि ये कहाँ है? इसको हमको बताना हो कि ये कहाँ है, तो कैसे बता पाऊंगा बेटा? ध्यान दीजिएगा, तो इसको पढ़ने का एक तरीका है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। या तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। सीधे क्या बोल देंगे? नॉर्थ ईस्ट। तो तुम एकदम समझ जाओगे नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये हो गया कि ये 45 डिग्री पर है। किस डिग्री पर है? 45 डिग्री पर है ये नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ गया? लेकिन अब तो ये ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं। कितनी डिग्री? 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अभी बेटा ध्यान दीजिएगा, इधर होता ऐसे, ये 45 डिग्री होता, तो क्या पढ़ते इसको? क्या पढ़ते बोलो? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट। क्या पढ़ते? वेरी गुड, नॉर्थ वेस्ट। इधर होता 45 डिग्री, तो क्या होता? 45 डिग्री क्या होता? साउथ वेस्ट। इधर होता तब क्या होता बेटा? साउथ ईस्ट। क्या होता? 45 डिग्री कितना? साउथ ईस्ट। समझ आया कि नहीं आया? तो अगर मुझे 45 डिग्री पे बताना है, कहाँ बताना है? 45 डिग्री पे, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, क्या होगा? दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। समझ आ रही बात कि नहीं? लेकिन बेटा थोड़ा सा अंतर इसमें होगा, अगर ये 45 अंश के बजाय किसी अन्य कोण पे हो तब कैसे पढ़ेंगे? 45 अंश के अलावा किसी अन्य कोण पर है तब कैसे पढ़ेंगे? बताइए। तो हमने सोचना पड़ेगा, ठीक है। देखेंगे बेटा, ये बात तुम्हें समझ में आ गई पूरी अच्छी तरह से कि इसको क्या पढ़ेंगे? साउथ ईस्ट। इसको क्या पढ़ेंगे? नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या पढ़ेंगे? नॉर्थ वेस्ट। और इसको साउथ वेस्ट। अगर इस तरह से बना हुआ है तो ठीक। लेकिन अगर यही कोई और एंगल होता, सपोज करो ये 45 के अलावा, अगर 45 के अलावा ये 30 डिग्री होता, तब क्या पढ़ते? तब क्या पढ़ते? तो ध्यान देना बेटा, अगर ये 30 डिग्री लिखा है तब नॉर्थ ईस्ट नहीं लिखेंगे, तब नॉर्थ ईस्ट नहीं लिखेंगे, तब ऐसे लिखेंगे इसको 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझ पा रहे हो? इसको क्या पढ़ेंगे? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी 30 डिग्री किधर? पूरब से किधर? उत्तर की ओर। आप मतलब की ओर, पूरब से उत्तर की ओर। कितना डिग्री? 30 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं? पूरब से किधर? उत्तर की ओर 30 डिग्री। यानी अगर ऐसे है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझ में आ गया क्या? सबको समझ में आ गया? और दूसरा तरीका क्या है इसको पढ़ने का? दूसरा तरीका इसको पढ़ने का ये हो जाएगा बेटा, ये अगर 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि टोटल कितना होगा? 90 डिग्री। टोटल कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये अगर 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 60 डिग्री किधर से है? यहाँ अब पढ़ा जाएगा, इसको दूसरा पढ़ने का तरीका हो जाएगा 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। समझ में आया कि नहीं? कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? आ रहा है? बहुत अच्छा। यहाँ देखिएगा, इधर से अगर है तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और अगर इधर से है, इधर से देखना ध्यान से, इधर से अगर ले रहे हैं तो ये क्या होगा बेटा? 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं? अगर यही एंगल, अब मान लो सपोज करो ये 20 डिग्री होता, कितना होता? 20 डिग्री। समझ में आ रही बात? तो ये क्या पढ़ा जाता? 20 डिग्री क्या? नॉर्थ ऑफ वेस्ट।
20 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्लियर हुआ? और इधर से अगर हम पढ़ते, इधर से पढ़ते तो इधर से क्या पढ़ा जाता बेटा? 70 डिग्री। कितना? 70 डिग्री वेस्ट ऑफ क्या? नॉर्थ। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? पढ़ लोगे आप लोग ना? अगर मुझे बताना हो किसी की स्थिति तो हम बता पाएंगे, है ना? इधर क्या हो गया? 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इधर से कितना हो गया? 70 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। क्लियर हो गया? और ले लेते दूसरा, ये मान लो 40 डिग्री होता तब क्या करते बेटा? तो पढ़ लेते ना, इधर से क्या हो जाता? ये 40 डिग्री साउथ ऑफ, 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट हो गया। और इधर से क्या होता है? ये बोलो 60 डिग्री नहीं 50 डिग्री। कितना? 50 डिग्री, है ना? क्या हो जाता? वेस्ट ऑफ साउथ। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सबको समझ में आ गया? तो अभी हमने पढ़ने हो तो हम पढ़ लेंगे। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं ना? चलिए मिटा रहा हूं। बच्चों आपको डायरेक्शन पढ़ना आ गया? कोई दिक्कत? बेटा ध्यान देते हैं आगे क्या होगा। अगर r बराबर लिखा हो, मान लो r बराबर लिखा हो 3i कैप प्लस 4j कैप, इसका क्या मतलब होता है? मान लो अगर i बराबर क्या लिख दिया? 3i कैप प्लस 4j कैप, इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्या कह सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये 3 क्या है? x अक्ष की दिशा में, है ना? और ये 4 क्या है? y अक्ष की दिशा में। ये i कैप एकांक सदिश, j कैप एकांक सदिश, ये इसका गुणांक बताता है ना कि x अक्ष की दिशा में ये एकांक कैप कितना है? 3। x अक्ष की दिशा में i कितना है? 3। और j कितना है? y अक्ष की दिशा में कितना है? 4। जैसे अब मुझे इसको दर्शाना हो, ध्यान दीजिए, तो ये कितना होगा? 1 2 3, है ना? 1 2 3 4। तो इसकी स्थिति क्या होगी? ये कितना हो गया बेटा? ये 3 हो गया। ये कितना हो गया हमारा? 4। ठीक। अब इसका पोजीशन वेक्टर कहाँ होगा? इसका पोजीशन वेक्टर कहाँ होगा हमसे पूछो तब। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे आगे बढ़ा लेंगे और इसको यहाँ से आगे बढ़ा लेंगे। ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। मूल बिंदु के सापेक्ष इस कण की स्थिति ही क्या कहलाती है? पोजीशन वेक्टर कहलाती है। हाँ, अब पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? कैसे निकालेंगे पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को? तो अब आसान सा तरीका आपको दिख रहा है ना, क्या होगा? ये देखो, ये आपका क्या हो जाएगा? आधार, और ये क्या हो जाएगा? लंब। तो ये क्या बन जाएगा? कर्ण। ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा? ये 4, तो ये भी कितना होगा? 4। तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये +3 का स्क्वायर होगा। तो टोटल कितना? 16 9 25, 25 का 5, कितना आ जाएगा? 5। ठीक है ना? सबको समझ में आया कि नहीं? यानी इसका स्थित सदिश, स्थित सदिश का परिमाण कितना आ गया बेटा? 5। कितना आ गया? 5। सबको समझ में आ गया? यानी अगर कोई सदिश है और इसके स्थित सदिश का परिमाण चाहिए, स्थित सदिश का क्या चाहिए? परिमाण। तो परिमाण कैसे निकाला जाता है, ये आज हम सीखने जा रहे हैं। हमने पहले बता दिया आपको, मैग्नीट्यूड निकालना है किसी का, तो मैग्नीट्यूड r वेक्टर बराबर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था अगर कोई सदिश a i कैप प्लस b j कैप हो तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉड ऑफ r निकालना है, तो मैंने बताया था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मैंने बताया था नहीं? मैग्नीट्यूड निकालना आपको बताया था ना। लेकिन अब ये जानेंगे कि ये आता कैसे है, ये आता कैसे है भाई? r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे आता है सर? आपने रटवा दिया ना, आपने कह दिया कि मैग्नीट्यूड बराबर बेटा याद कर लो, कोई सदिश है r बराबर ए आई प्लस बी जे, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर रट्टा हो गया,
हो गया ना। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, कॉन्सेप्ट कहता है कि मुझे रट्टा नहीं मारना है, मुझे अंडरस्टूड करना है। मुझे क्या करना है, अंडरस्टूड करना है, समझना है। तो अगर ये r बराबर 3i + 4j था तो तुमने देखा कि ये वाला कितना हो गया 3 और ये वाला कितना हो गया 4। तो हमने एक क्या बना लिया, आयत बना लिया। तो ये 4 तो ये भी 4, ठीक है ना। तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हुआ। और पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला, लंब का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग कर्ण में, लंब का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग कर्ण में। सबको समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत किसी भाई बहन को, किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो अगर यही बेटा ये वाला a होता और ये वाला कितना होता b, ये वाला a होता और ये वाला b, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड कर्ण में a² + b² आता कि नहीं आता, आता कि नहीं आता। सबको समझ में आ गया। तो अगर हमसे कोई पूछे कि किसी सदिश का मैग्नीट्यूड √a² + b² कैसे आता है, तो हम उनको आसानी से समझा सकते हैं। क्या करेंगे बेटा, ऐसे बना लेंगे निर्देशांक, हाँ, x अक्ष पे कितना a, x अक्ष पे कितना a, y अक्ष पे कितना b, तो इसको यहाँ से उठा देंगे, ठीक। तो ये भी, तो ये भी कितना हो गया b। यहाँ से इसका इससे सदिश क्या होगा, ये वाला होगा, ये r वेक्टर होगा, हाँ। r वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये आधार और ये लंब, तो क्या हो जाएगा r वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर कर्ण में a² + b²। कितने लोग समझ में आ गया, सबको आ गया बेटा। यानी अब मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड कैसे आता है, r बराबर √a² + b²। ये तो 2D रही, क्या रहा बेटा 2D। अगर यही 3D होता तब क्या करते, अगर ये 3D होता तब क्या करते। आइए 3D के बारे में समझते हैं, समझ में आ रही बात। ये तो 2D मुझे समझ में आ गया कि r वेक्टर बराबर a² + b² कर्ण में √, समझ में आ गया ना। देखिए अगर ये 3D होता तब हम लोग क्या करते बेटा, मान लो 3D के लिए कैसे दे देता, r बराबर कोई इससे सदिश दिया हुआ है क्या, ai² + bj² + ck, ऐसे कोई इससे सदिश दिया हुआ है। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इससे सदिश का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √a² + b² + c²। ये तो हम रट सकते हैं, लेकिन आता कैसे है, लेकिन √a² + b² + c² कैसे आता है बेटा, ठीक है। इस बात की हम लोग चर्चा करेंगे। इस बात की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो ध्यान देना, जैसे ये 3D है तो ये y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस और ये आपका कौन सा एक्सिस, z एक्सिस। समझ आ रही बात, कोई दिक्कत। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा a, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा b और ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा c। ये तो बता दिया हूं ना कि a b c, i का गुणक x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश का परिमाण है ना। तो यहां से क्या होगा बेटा, इनका अगर हमको इससे सदिश चाहिए, पहले a और b का इससे सदिश निकालो। किसका निकाल लो, a और b का। तो a और b का अभी हमने सीखा, a और b का इससे सदिश ये b, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका b, और यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये क्या होगा √a² + b²। होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा, ध्यान दीजिएगा, होगा ना। अच्छा ये हो गया, ये जो है इस पर लंब है, यानी ऐसे नहीं है बेटा, ऐसे है। सोच पा रहे हो क्या, सब लोग सोच पा रहे हो, हाँ सारे लोग सोच ले रहे हो ना। ये इस पर क्या है, लंब है। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर हमने निकालना हो, थोड़ा सा बेटा कैमरा तो मेरा छोटा पड़ रहा है, ठीक, एक ईंटा ले आओ, एक सेकंड के लिए आप लोग स्क्रीन पोज कर दीजिए, ईंटा लेके आइए। चलिए बच्चों, ईंटा तो नहीं मिला, हम बुक के माध्यम से ही आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए कवर करिएगा। ये बुक हमारी जो आपको दिख रही है 2D दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका कौन सा एक्सिस में बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसको आप y एक्सिस मानिएगा और इसको आप x एक्सिस, ध्यान दीजिए, दिख गया आपको। ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया, y, और ये कौन सा हो गया x एक्सिस।
दिख गया सारे बच्चों को? पक्का पक्का, ठीक है। तो इनका जो रिजेक्टेंट आएगा वो इस दिशा में आएगा, ये देख लो, आएगा कि नहीं आएगा? दिख गया सबको? पक्का पक्का 100%। ये आपका कौन सा है? x और ये आपका कौन सा? y। तो ये कितना होगा? करड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा बनेगा क्या बेटा? बताओ। अभी बोर्ड पे दिखाया अभी कि अगर ये x एक्सिस हो और ये y एक्सिस, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बात तो सबको हजम हो रही है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ऐसे ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, ये a और ये b, तो ये करड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सबको समझ में आ गया? ठीक। अब देखो बेटा, ऐसे देखिएगा, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा z एक्सिस। देखो ये x था और इधर वाला क्या था? y। देख लो भाई, वही कर रहा हूँ, ये आपका x और ये आपका y। तो z एक्सिस यहाँ होता है, ऐसे होता कि नहीं होता? ध्यान दो, z यही होता ना, x y और z बाहर की ओर। तो z को ऐसे कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, दिख रहा है? z ऐसे कर लिया, दिख गया? पक्का। तो ये c होगा, ये क्या होगा आपका? c होगा, दिख रहा है कि नहीं? c होगा। तो c के लिए हाई क्या बन जाएगा? बेस, और ये परपेंडिकुलर। देखो हाई क्या बन जाएगा? बेस। ध्यान दो, ये और ये बन गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बन गया। और इसका ये वाला एंगल, एक लोग पढ़िएगा बुक, आ जाइए बेटा, देखिए ध्यान से, ये आपका क्या हो गया? ये आपका ये हाइपोटेनस बन गया। आप ध्यान से देखिए, ये मेरा हैंड दिख रहा है, ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। बना कि नहीं बना? दिमाग में आया बेटा? पक्का, ठीक। देख लो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो ये कितना हो गया? ये हो गया c और ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देख लो ये बना। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल कर्ण का वर्ग फिर लगा देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा हाइपोटेनस का वर्ग इज इक्वल टू कितना आएगा? ठीक है, इसका वर्ग, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट हट जाएगा और प्लस इसका वर्ग, तो प्लस कितना हो जाएगा? c स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस इज इक्वल टू कितना होगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया? सबको समझ में आ गया? फील हो गया बेटा? कोई डाउट नहीं ना किसी को? तो ये h क्या है? यही हमारा ये पोजीशन वेक्टर r है, यही है। तो r का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सबको समझ में आया क्या? सबको समझ में आ गया? बच्चा अगर नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा रोक करके देखेंगे, पूरा इत्मीनान से समझ में आ जाएगा कि r बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कहाँ से आता है। सबको समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वीडियो में आगे की बातें करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।